इतिहास के पन्नों पर बेबीलोन से ज्यादा चमकदार शहर नहीं मिलता। इसके नाम से ही संपत्ति और ऐश्वर्य की झलक मिलती है। इसके सोने और जवाहरातों के खजाने बेशुमार थे। सामान्यतः ऐसी छवि बनती है कि ऐसा अमीर शहर किसी विलासिता की जगह में बसा होगा और इसके चारों ओर जंगल और खनिज पदार्थों के स्रोत होंगे, पर ऐसा नहीं था। यह यूफ्रेटिस नदी के किनारे पर एक समतल और बंजर घाटी में बसा था। इसमें जंगल नहीं थे, खाना नहीं थी, इमारत बनाने के लिए पत्थर भी नहीं थे। यह किसी व्यापार मार्ग पर भी नहीं बसा था। फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। बेबीलोन इस बात का उदाहरण है कि इंसान थोड़े से उपलब्ध संसाधनों से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। उस बड़े शहर के संसाधन मनुष्यों द्वारा विकसित किए गए थे। इसकी सारी संपत्ति इंसानों द्वारा बनाई गई थी। बेबीलोन के पास सिर्फ दो प्राकृतिक संसाधन थे, उपजाऊ जमीन और नदी में पानी। उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सफलता को अंजाम देते हुए बेबीलोन के इंजीनियरों ने उस नदी के पानी को बांधों और नहरों द्वारा नया रास्ता दिया। उन नहरों ने दूर दूर तक बंजर धरती को पानी देकर उपजाऊ बना डाला। यह इतिहास में इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। लहलहाती फसलें इसी सिंचाई की तकनीक का परिणाम थी जिसे उस समय तक दुनिया में कभी नहीं देखा था। सौभाग्य से अपने लंबे अस्तित्व के दौरान बेबीलोन पर ऐसे राजाओं ने राज किया जिन्होंने युद्ध लूट को प्रश्रय नहीं दिया। हालांकि वे कई युद्धों में शामिल हुए, पर उनमें से अधिकतर युद्ध दूसरे देशों के उन महत्वाकांक्षी शासकों से हुए जो बेबीलोन के खजानों को हड़पना चाहते थे। बेबीलोन के अद्भुत राजा इतिहास में अपनी समझदारी, पुरुषार्थ और न्याय प्रतिष्ठा के कारण जाने जाते हैं। बेबीलोन ने कभी ऐसे राजा पैदा नहीं किए जिन्होंने अपने अहंकार की तृप्ति के लिए दुनिया पर जीत हासिल करने की कोशिश की ताकि सारे देश उन्हें सम्मान दे सके। शहर के रूप में बेबीलोन का अस्तित्व नहीं है। जिस माननीय शक्तियों ने इस शहर को बनाया और हजारों सालों तक संभाला, उनके जाने के बाद ये शहर खंडर बन गया। अब इसी शहर का स्थान एशिया में स्वेज नहर से 600 मील दूर पूरब में परिवर्तन खाड़ी के उत्तर में। ये एरिज़ोना के यूमा की तरह भूमध्य रेखा से 30 डिग्री ऊपर अक्षांश पर है। इसकी जलवायु भी इस अमेरिकी शहर की तरह गर्म और सूखी। यूप्टेरक्स की घाटी, जो कभी घनी आबादी वाली उपजाऊ जमीन थी, आज फिर से एक बंजर धरती है। यहाँ की हल्की घास और रेगिस्तान झाड़ियाँ हवा में उड़ती रेत से सामान करके किसी तरह जिंदा रहते हैं। उपजाऊ खेत चले गए, विशाल शहर गायब हो गए, संपन्न चीजें लंबे काल में विलुप्त हो गए। अरबों के खानाबदोश दोस्तों ही यहाँ बचे। क्रिश्चियन युग की शुरुआत से अब तक ऐसा ही है। इस घाटी पर कई पहाड़ियां, शताब्दियों तक ये यात्रियों द्वारा कुछ नहीं माने जाते थे। बर्तनों के टुकड़ों और भारी वर्षा आंधियों के कारण पुरातत्व इस ओर आकर्षित हुए। यूरोपियन और अमेरिकन संग्रहालय द्वारा आयोजित यात्राओं ने यहाँ खुदाई की और देखा कि यहाँ क्या मिलता है। यहाँ मिली चीजों से साबित हो गया कि पहाड़ियाँ प्राचीन शहर हैं और आप इसे शहरों की कब्र कह सकते हैं। बेबीलोन इनमें से एक था। इस पर 20 शताब्दियों तक हवाओं ने रेगिस्तान की धूल बरसाई थी। ईंटों से बनी इसकी दीवारें टूट गई थी और वापस धरती में समा गई थी। महान शहर बेबीलोन अब इस हालात में है, बस धूल का एक ढेर है जो इतने समय से सुनसान है कि कोई भी जिंदा इंसान तब तक इसका नाम नहीं जानता था जब तक शताब्दियों तक मलबे में छुपी इसकी सड़कों और मंदिरों और शहरों को वापस नहीं खोजा गया। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घाटी में बेबीलोन और अन्य शहरों की सामान्य दर्ज सभ्यता इतिहास में सबसे पुरानी है।
कई दिनांक 8,000 साल से पहले तक जाते। जिन चीजों से तिथियों को निर्धारित किया गया वे भी एक रोचक तथ्य है। बेबीलोन के खंडहरों में एक सूर्य ग्रहण का जिक्र होता है। आधुनिक खगोल वैज्ञानिकों ने उस समय को मापा जब ऐसा सूर्य ग्रहण बेबीलोन में देखा गया था और उस समय के कैलेंडर और आधुनिक कैलेंडर में संबंध स्थापित किए। इस तरह ये सिद्ध हुआ कि 8,000 साल पहले बेबीलोनियों में रहने वाले सुमेर वासियों ने दीवारों वाले शहरों में अपना निवास बनाया था। उनके निवासी दीवारों में रहने वाले असभ्य लोग नहीं थे, वे शिक्षित और संबुद्ध लोग थे। जहाँ तक लिखित इतिहास की बात है, वे पहले इंजीनियर, पहले खगोल विज्ञानी, पहले फाइनेंसियर और लिखित भाषा वाले लोग थे। इन सच्चाई के साधनों का जिक्र पहले ही हो चुका है, जिन्होंने इस बंजर धरती को कृषि का स्वर्ग बनाया। उस नहर के अवशेष अब भी मिलते हैं, हालांकि अब वे बालू से भर चुके हैं। कुछ तो इसमें एक साथ दौड़ सकते हैं। आकार के मामलों में कोलोराडो और उत्तर की सबसे बड़ी नहरों से कम नहीं। घाटी की जमीन को सींचने के अलावा बेबीलोनियों ने इंजीनियरों ने इतना ही बड़ा एक और काम किया। उन्होंने नालियों का एक बड़ा तंत्र तैयार किया, जिसने यूरेटस और टिग्रिस नदियों के मुहाने पर जमीन के एक बड़े हिस्से को भी सिंचाई के अंतर्गत डाल दिया। हेरोडोटस, जो एक ग्रीक इतिहासकार और यात्री थे, ने बेबीलोन की यात्रा की और एक मात्र वहां के वासी हैं जिन्होंने इसका विवरण दिया है। उनके लेखनों से शहर का विस्तृत विवरण और उनकी अनोखी परंपराओं की जानकारी मिलती है। वे जमीन की उपजाऊ प्रकृति और उसमें होने वाली गेहूं जो लहलहाती फसलों का भी जिक्र करते हैं। बेबीलोन का ऐश्वर्य भले ही खो गया हो, पर उसका ज्ञान आज भी हमारे लिए सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम उनके रिकॉर्ड के एहसानमंद हैं। उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने गीली मिट्टी के तख्तों पर बड़ी मेहनत से चीजें लिख दी थी। पूरे होने पर उन्हें आग में पकाया गया और वे मजबूत टाइल बन गए। आकार में वे 6 गुना 8 इंच थे और 1 इंच मोटे थे। मिट्टी के वे टैबलेट, उन्हें इसी नाम से जाना जाता था, उस समय उतने ही काम आते थे जितने आज लिखने के आधुनिक तरीके काम आते हैं। उन पर कहानियां, कविता, राजाज्ञ, संभेद, धरती के नियम, संपत्ति के नाम, प्रॉमिसरी नोट्स, दूसरे शहरों में भेजे जाने वाले संदेश लिखे जाते थे। इन्हीं मिट्टी के टैबलों से हमें उस समय के लोगों के बारे में अतरंग और निजी जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए एक साधारण दुकानदार के एक टैबलेट से पता चलता है कि किस तारीख को एक ग्राहक ने एक गाय खरीदी और उसके बदले में गेहूं के 7 बोरी थी, जिसमें 3 को उसी समय दे दिया गया और बाकी 4 ग्राहक की अनुमति का इंतजार कर रहे थे। इस बर्बाद शहर में पुरातत्वविदी ने इन टैबलेटों की पूरी लाइब्रेरी पाई है, जिसमें ऐसे लाखों टैबलेट पड़े हैं। बेबीलोन की सबसे अनोखी चीजों में से एक है वे विशाल दीवारें जो शहर को घेरती हैं। प्राचीन काल के लोगों ने उन्हें पिरामिडों के साथ जोड़ते हुए दुनिया के 7 आश्चर्यों की श्रेणी में रखा। रानी सेमीरामिन को शहर के प्रारंभिक इतिहास में पहली दीवारें बनाने के लिए श्रेय मिलता है। वर्तमान खुदाई करने वालों को असली दीवारों का कोई निशान नहीं मिलता। उनकी ऊंचाई का भी पता नहीं चलता। शुरुआती लेखों के अनुसार ऐसा लगता है कि वे 50 से 60 फीट ऊंचे थे। उनके बाहरी तरफ जली हुई ईंटें थी और अंदर की तरफ पानी की मोटी नालियां थी। बाद की ज्यादा प्रसिद्ध दीवारें ईसा मसीह के 600 साल पहले राजा नेबोपोलसर ने बनवानी शुरू की। उसने इतने बड़े स्तर पर काम शुरू करवाया कि वह उसे पूरा होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। यह काम उसके छोटे बेटे नेबूचदनेस्सर ने पूरा कराया, जिसका नाम बाइबल के इतिहासों में मिलता है। इस दीवारों की ऊंचाई और लंबाई विश्वास के परे,
विश्वासजनक स्रोतों से पता चलता है कि वे 107 फीट ऊंचे, जो एक आधुनिक 15 तल्ला मकान की ऊंचाई के बराबर है। उनकी पूरी लंबाई 911 मील थी। ये अपने शीर्ष पर इतनी चौड़ी थी कि इन पर 6 घोड़ों वाला रथ दौड़ाया जा सकता था। आज इस विशाल बनावट का सिर्फ आधार और नालियां बचे हैं। इस खंडहर के बाद जो बचा था, उनकी कसर अरबों ने ईंटों का कहीं और इस्तेमाल करके पूरी कर दी है। बेबीलोन की दीवारों के चारों ओर उस समय योद्धा की सेना और युद्ध विजय के बाद मार्च किया करती थी। कई राजा इतिहासकार 10,000 घुड़सवारों, 25,000 रथों, 1,000 पैदल सिपाहियों के 1200 रेजिमेंट की बात करते हैं। कुछ सामग्री को जुटाने और युद्ध के लिए जरूरी खास सामग्री जुटाने से अक्सर 2 से 3 साल का समय लगता था। बेबीलोन का शहर एक आधुनिक शहर की तरह आयोजित किया गया। वहाँ सड़कें और दुकानें थीं। फेरी वाले आवासीय जिलाओं द्वारा सामान बेचते थे। बड़े मंदिरों में पुजारी रहते थे। शहरों के अंदर राजमहलों का अतिरिक्त स्थान था। इनकी दीवारों शहरों की दीवारों से ऊंची होती थी। बेबीलोन के लोग कलाओं में दक्ष थे। वे कलाएं थी मूर्तिकला, चित्रकला, बुनाई, स्वर्ण का काम और धातु के हथियारों और कृषि के औजारों को बनाना। उनके जौहरी सबसे सुंदर आभूषण बनाते थे। उनके अमीर लोगों की कब्रों से कई आभूषणों के नमूने मिले हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में मौजूद हैं। बहुत पुराने समय में जब बाकी दुनिया पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काट रही थी या फिर नुकीले भालों और तीरों से शिकार या युद्ध कर रही थी, उस समय बेबीलोन के लोग धातु के भालों और कुल्हाड़ियों का और तीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। बेबीलोन के लोग चतुर और व्यापारी और पूंजीवादी थे। जहां तक हमें पता चलता है, उन्होंने ही विनिमय के लिए आविष्कार, मुद्रा, प्रोसेसरी नोट और संपत्ति के लिखित नामों का आविष्कार किया। ईसा मसीह के जन्म के 540 साल पहले तक बेबीलोन में कभी हमला करने वाली सेनाएं नहीं घुसी। तब भी इसकी दीवारों को कोई जीत नहीं पाया। बेबीलोन के पतन की कहानी बड़ी अनोखी है। उस समय का सबसे बड़ा विजेता साइरस इस शहर को जीतने और उसकी दीवारों को भेदना चाहता था। बेबीलोन के राजा ने बोनीडस के सलाहकारों से उसे साइरस से मिलने और शहर पर आक्रमण का इंतजार करने के बजाय हमला करने की सलाह दी। बेबीलोन की सेना की हार के बाद वह शहर से भाग गया। तब साइरस ने खुले दरवाजों से प्रवेश किया और बिना प्रतिरोध के शहर पर कब्जा किया। उसके पास शहर की ताकत और इज्जत धीरे धीरे घटती गई और कुछ 100 सालों बाद यह पूरी तरह वीरान हो गया और इसे हवाओं ने उस रेगिस्तानी में मिला दिया जहां से इसकी गर्मई शुरुआत हुई। बेबीलोन का पतन हो गया, यह फिर कभी नहीं उठ पाया, लेकिन इसका सभ्यताओं पर बहुत उपकार है। समय की धारा ने मंदिरों की दीवारों को धूल में मिला दिया है, लेकिन बेबीलोन का ज्ञान आज भी जीता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सिंघानिया और आप सुन रहे हैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। आज हमने बात की बेबीलोन का रेखा चित्र, यानी बेबीलोन कैसा दिखता था, ये कहाँ पे था, वगैरह वगैरह। आगे आगे हम देखेंगे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जो पुस्तक है, उसके हम एक एक चैप्टर को देखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।